तो चलिए जारी रखते हैं आपके नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर आपको हमने फैक्टर कोर्स तक चीजें समझाई थी। आई होप आपको वहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम सेकंड क्लास के अंदर, नेशनल इनकम की सेकंड क्लास के अंदर फैक्टर कोस्ट के अलावा और भी जो कोस्ट होती है, प्राइस होती है, उनके बारे में समझेंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सब आपके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाला है। इसीलिए ये सारा थ्योरी पार्ट नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एज यूजुअल बच्चों, अगर कोई डाउट आता है तो नीचे नंबर चल रहे हैं हम लोगों के, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल भी मत झिझकना, कोई भी डाउट आए हमसे बेझिझक आपको पूछना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको 12th में जितना हो सकता है उतने अच्छे मार्क्स आपको हम दिला सके। तो प्रीवियस क्लास के अंदर बच्चों हम यहाँ पर फैक्टर कोस्ट तक लिया था और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपके पास में यहाँ पर तीन जो है कोस्ट और प्राइजेस हैं, जैसे फैक्टर कोस्ट है, बेसिक प्राइस है, मार्केट प्राइस है बच्चों। बट यहाँ पर क्या है, आपको बेसिक प्राइस के बारे में नहीं समझना है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कोस्ट लेंगे बच्चों। बेसिक प्राइस हमें नहीं लेना है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हम डायरेक्टली यहां पर मार्केट प्राइस के बारे में समझेंगे। डायरेक्टली आपको सिर्फ इसके बारे में, हम इसको पूरी रूप से स्किप कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए यहां पर दो ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए फिलहाल जरूरी है। ठीक है, तो फैक्टर कोस्ट मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों कि वो फैक्टर कोस्ट जो एक प्रोडक्शन या एक प्रोड्यूसर को एक प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा आता है उसे हम फैक्टर कोस्ट कहते हैं। वैसे भी आपको मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था, आप जानते ही हैं। उन पर एक प्रोड्यूसर ने, इन चार चीजों पर जो प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है बच्चों, और उन खर्चे को करने के बाद जब एक प्रोड्यूसर ने एक गुड्स डेवलप किया या एक सर्विस डेवलप की, उसे ही हम फैक्टर कोस्ट कहते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में आपको? तो हमने प्रीवियस क्लास में फैक्टर कोस्ट तक कवर किया था। आज हम मार्केट प्राइस पर आएंगे बच्चों। फैक्टर कोस्ट में मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट बनाया है, तो जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है बच्चों। इज दैट क्लियर? उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप जब मार्केट में उसे बेचने जाओगे ना, तब उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो फैक्टर कोस्ट पे टैक्स लगता है क्या? तो मना कर देना, नहीं, फैक्टर कोस्ट के अंदर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। जैसे ही इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में बेचने आऊंगा, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस क्या होती है? उस प्राइस पर हम जब प्रोडक्ट को मार्केट पे बेचने वाले हैं, क्या कहा मैंने? जिस प्राइस पर हम प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने आए हैं उसे मार्केट प्राइस कहेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में हमारा प्रॉफिट और गवर्नमेंट का टैक्स दोनों ही इंक्लूड रहेगा। बट हम हमारे प्रॉफिट के बारे में मार्केट प्राइस में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मार्केट प्राइस में आपका जो NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड रहता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? अभी हम समझेंगे बच्चों इस चीज को। आप ये ध्यान रखो बेटा कि मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड रहता है, फैक्टर कोस्ट के अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है। क्या नहीं रहता बेटा? टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है। और ये दोनों कौन से टैक्स होते हैं बच्चों? ये दोनों टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होते हैं ये? इनडायरेक्ट टैक्स। इज दैट क्लियर? तो फैक्टर कोस्ट के अंदर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होता है। मार्केट प्राइस के अंदर जो है आपके यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड रहता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है ना। अगर सपोज करो फैक्टर कोस्ट निकालने के लिए बोला है, मैं शॉर्ट फॉर्म में FC लिख रहा हूं बेटा, तो आपके पास में मार्केट प्राइस होगी, क्या होगी बच्चों?
मार्केट प्राइस, उसमें से आप टैक्स निकाल दो तो आपके पास में फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा बच्चों। और अगर आपको मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड कर दो बच्चों, तो आपके पास में मार्केट प्राइस आ जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड कर देना, और फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देना। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो बुक की लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं ताकि हमें हर चीज क्लियर हो जाए कि हाँ भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाए कि क्या है। देखो क्या लिख रखा है, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं पीछे के बैकग्राउंड की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों। तो यहां देखो ध्यान से आप लोग, क्या लिखा है? लिखा है सर, द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। वो प्राइस जिस पर एक्चुअल में मार्केट में प्रोडक्ट को बेचा जाता हो उसे हम मार्केट प्राइस कहेंगे। इज दैट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स which is included in market price and excluded from factor cost। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इंक्लूड होता है मार्केट प्राइस में, और एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं होता है फैक्टर कोस्ट के अंदर। अब सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब आप बताई दो सर यार कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है ना। तो चलो नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझने से पहले हम पहले इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब बेटा ऐसा टैक्स जिसका बोझ आप अपने सर से उतार कर किसी दूसरे के ऊपर डाल सकते हो। और वो पता है दूसरा कौन है? वो दूसरा कस्टमर होता है। कौन होता है बच्चों? कस्टमर होता है। जैसे मैं कोई चीज बना रहा हूं बेटा और उसके ऊपर मैं टैक्स पे कर दूंगा, बट उस टैक्स का पैसा मैं कस्टमर से ले लूंगा। हालांकि जीएसटी आ चुका है मार्केट में तो चीजें थोड़ी चेंज हो गई है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है जीएसटी भी। जीएसटी का भी नियम क्या कहता है? बिजनेसमैन को जीएसटी पे नहीं करना है। वो कोई भी चीज अगर परचेस कर रहा है तो परचेस करता है उसको जीएसटी पे करना है, बट कहीं ना कहीं वो जीएसटी वो निकाल सकता है अपने कस्टमर से। तो एक तरह से आप अपने टैक्स का बोझ किसी दूसरे बंदे पर रख सकते हो। ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। या हमारे टैक्स का बर्डन हम जिस अदर बंदे के ऊपर, अदर इंसान के ऊपर रख सकते हैं उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देखो क्या रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज पास्ड ऑन अदर इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, अब उसको मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूं, तो मार्केट में बेचने से पहले गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट के ऊपर मुझसे टैक्स ले लेगा। बट मैं क्या कर सकता हूं, जितना टैक्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मैंने पे किया है ना, मैं उसका अमाउंट अपने ही प्रोडक्ट में ऐड कर दूंगा और कस्टमर से मांग लूंगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो टैक्स किसने पे किया? कस्टमर ने किया। स्टार्टिंग में मैंने किया बट उसका पैसा मैंने किससे ले लिया? कस्टमर से ले लिया। कैसे? प्रोडक्ट में ही ऐड कर दिया। मैंने उसको नहीं बोला कि भैया टैक्स का पैसा भी दो, मैंने उसको बोला कि भैया इतने पैसे दे दो। अब उस पैसे के अंदर मेरी फैक्टर कॉस्ट भी आ गया, मेरा प्रॉफिट भी आ गया, और मैंने जो टैक्स पे किया था वो भी मैंने कस्टमर से ले लिया। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या करा? कस्टमर से टैक्स पे कर लिया, इसी टैक्स ले लिया, सॉरी। तो इसीलिए जिस टैक्स का पैसा हम हमारे कस्टमर से ले सकते हो ऐसे टैक्सों को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अब मेरी इनकम पर मैं ही टैक्स पे करूंगा जिसका बोझ मैं किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता, या उसका पैसा मैं दूसरे से नहीं निकाल सकता। तो ऐसे टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसका बोझ उसी बंदे पर रहता है जो उसके लिए एलिजिबल है। मेरी इनकम, मेरी वेल्थ पर मैं ही टैक्स पे करने का एलिजिबल हूं, उसका पैसा मैं किसी दूसरे बंदे से नहीं ले सकता हूं। बट मैं प्रोडक्ट जब बेचने जाता हूं मार्केट में, तो बेचने से पहले जो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है उस टैक्स का अमाउंट उस प्रोडक्ट में ऐड करके वो पैसा भी मैं कस्टमर से ले सकता हूं। ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखो नेक्स्ट है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? एक बेनिफिट है। सब्सिडी एक जस्ट लाइक एन डिस्काउंट की तरह है। आपको ये चीज इतने की पड़ेगी बट गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी चालू कर रखी है, तो गवर्नमेंट इसमें आपके लिए इतना लेस कर देगी तो आपको इतने का ही पड़ेगा। जस्ट लाइक एन, आप समझने के लिए इसको डिस्काउंट बोल सकते हो। देखो, अ सब्सिडी इज अ बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू ग्रुप और इंडिविजुअल, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ कैश पेमेंट और टैक्स रिडक्शन में भी आपको मदद मिल जाएगी। जैसे आप सोलर प्लांट लगा रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है? आप पर्टिकुलर इतना पैसा लगाओ, बाकी हम लगा देंगे, है ना। तो ये सब्सिडी हो गई। 1 लाख का प्लांट आपको सिर्फ 50,000 का या 60,000 का ही पड़ रहा है, बाकी पैसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से डाल रही है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है, आपको बेनिफिट हो गया ना बेटा। तो सब्सिडी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा
किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को किसी भी चीज के अंदर रिबेट देना, बेनिफिट देना, या एक तरह से कह दो आप डिस्काउंट देना, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडी निकाल लूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाला इसलिए जाता है ताकि फैक्टर कॉस्ट में ऐड किया जा सके, और फैक्टर कॉस्ट में से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो उसमें तो ऐड नहीं रहेगा, बट मार्केट प्राइस में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये था आपका इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। आ जाओ वापस मार्केट प्राइस पर आते हैं बच्चों हम। ये रही हमारी मार्केट प्राइस। तो देखो मार्केट प्राइस हमसे क्या बोल रही है कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इंक्लूडेड, जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है मार्केट प्राइस में, और एक्सक्लूडेड मतलब इंक्लूड नहीं रहता है फैक्टर कॉस्ट में। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इज दैट क्लियर? चलो मार्केट प्राइस के बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ग्रोस और नेट। क्या है बेटा? ग्रोस और नेट। सर अब ये क्या होता है प्लीज बताइए। तो देखो बेटा ग्रोस से स्टार्ट करते हैं। ग्रोस मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो अभी बनकर तैयार हुई है, ठीक है, तो अभी नई नई बनी है बेटा, वो अभी मार्केट में आई नहीं है। देखो बेटा क्या होता है, जो भी फिक्स एसेट्स होती है ना, जब उसको हम खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं, तो हम जब उसको डेली बेसिस पर यूज करेंगे तो हो सकता है उसका कोई पार्ट लूज हो जाए, जिसकी वजह से उसको सर्विस की नीड हो सकता है कोई पार्ट उसका खराब हो जाए तो उसको हमें रिपेयर कराने की जरूरत पड़े। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फिक्स एसेट्स को रेगुलर वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब थोड़ा बहुत उसमें नुकसान हो जाता है। उस नुकसान की वजह से उस एसेट्स की वैल्यू हर साल डिक्रीज होती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं बेटा, आप जो भी फिक्स एसेट्स यूज करने के लिए लेकर आते हो, ठीक है ना, अब आप उसको यूज कर रहे हो बेटा, डेली बेसिस पर यूज कर रहे हो, तो नॉर्मली उसमें क्या होगा, कभी कोई पार्ट लूज हो जाएगा, कभी कोई पार्ट खराब हो जाएगा, जिस वजह से आपको उसकी सर्विस करानी पड़ेगी, जिस वजह से उसके पार्ट को आपको चेंज कराना पड़ेगा बच्चों। तो ये जो उसके साथ में एक नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है ना, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हर साल उसकी एसिड्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अभी आप देखो ना, हमारी कार और बाइक के साथ क्या होता है, हम जब नई नई लेकर आते हैं मार्केट में चलाते हैं, कई बार अनजाने में हमसे गड्ढे में ज्यादा कूद जाती है। हमें लगता तो नहीं है कि इससे कुछ नुकसान हो, बट कहीं ना कहीं माइनर सा नुकसान होता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। फिर हम उसको रिपेयर कराते हैं, और डेली बेसिस पर गाड़ी चलेगी तो उसका टायर भी घिसेगा, है ना, इंजन भी ज्यादा ऑयल मांगेगा, स्क्रैचेस भी लग जाते हैं गाड़ी में कई बार, है ना, सीट भी फट जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, कार की वैल्यू डाउन होती है बेटा। जो वो डाउन हो रही है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। तो यहां पर जो ग्रोस वैल्यू है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट अभी आपने बाय ही किया है, जिसमें से भाई अभी जो मैं कोई प्रोडक्ट खरीद के लेकर आ रहा हूं, तो उसको तो मैंने अभी इस्तेमाल भी नहीं किया, तो वो कैसे डेप्रिसिएट हो जाएगा? नहीं होगा ना बेटा। तो ग्रोस वैल्यू वो होती है जिसमें से डेप्रिसिएशन वैल्यू डिक्रीज या माइनस नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसको तो अभी अभी बनाया गया है। कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कैमरा हो, मशीन हो, या कोई कार हो, बाइक हो, बाइसिकल हो, कुछ भी हो, जो अभी प्रोड्यूसर ने बनाई है, तो उसे हम ग्रोस वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उसको ग्रोस वैल्यू बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी उसमें से कोई भी डेप्रिसिएशन वैल्यू डाउन नहीं की गई है या माइनस नहीं की गई है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ग्रोस वैल्यू जब भी आएगा आप समझ जाएंगे ना कि ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में बनाकर अवेलेबल है बेचने के लिए, बट बिके नहीं है, बट अवेलेबल है बेचने के लिए, तो वो ग्रोस वैल्यू पर होते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? देखो लिख रखा है द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। हम यहां पर जब भी जो भी वैल्यूज, जब भी नेट या ग्रोस निकालेंगे, तो उसमें ऐड और लेस करने के लिए सिर्फ हम एक ही चीज का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, और वो है डेप्रिसिएशन। क्योंकि हम यहां पर गुड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और गुड्स की वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन से देखी जाती है। अभी मार्केट में सारे प्रोड्यूसर मिलकर
एक प्रोडक्ट को बनाकर अवेलेबल कराते हैं बेचने के लिए, अभी बिके नहीं है बट अवेलेबल करा दिया। तो जब अवेलेबल करा दिया, वो बिके नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है बस, तो बेटा डेप्रिसिएशन कैसे लेस हो जाएगी? डेप्रिसिएशन तो जब लेस होती है ना, जब हम उसको खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस्तेमाल करेंगे नहीं, इस्तेमाल कर लेंगे, इस्तेमाल करेंगे हम उसको, तभी तो वैल्यू धीरे धीरे डाउन होगी ना। क्योंकि आप उसको चलाओगे रोड पर तो टायर घिसेंगे, ऑयल कम होगा, स्क्रैचेस लगेंगे, इस वजह से तो कार की वैल्यू डाउन होती है ना। अब जो कार शोरूम में खड़ी है वो कैसे डेप्रिशिएट हो जाएगी बेटा, है ना? तो वो जो कार बिकने के लिए जो शोरूम में खड़ी है वो ग्रॉस वैल्यू कहलाएगी। जो कार बिक कर मार्केट में चल रही है तो उसमें डेप्रिसिएशन हमें लेस करना पड़ेगा, तो वो नेट वैल्यू हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि आपने 5 लाख की कार खरीदी है बेटा, अब आप उसको पूरे 1 साल चलाया, आपने उसको मजे से 1 साल चलाया, कभी आपने बाय मिस्टेक गड्ढे में जोर से भी कूदा दिया, कभी जोर से ब्रेक लगाए तो पीछे के टायर स्लिप हो गए, तो टायर गंजे भी हो गए, बच्चों ने घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी आपके स्क्रैच कर दिए, ठीक है ना? तो ये सब नुकसान हो गया, जिससे क्या होगा, अब अगले साल आपके कार की वैल्यू 5 लाख नहीं रहेगी ना बेटा, डाउन हो जाएगी। अब वो जितने से भी डाउन हो, 10,000 से डाउन हो, 20,000 से डाउन हो जाए, 50,000 से डाउन हो जाए, या 1 लाख से डाउन हो जाए, तो डाउन हो रही ना बेटा, तो जितने से डाउन हो रही वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो शोरूम के अंदर बिकने के लिए जो कार खड़ी है वो कौन सी वैल्यू पर है? ग्रॉस वैल्यू पर, क्योंकि अभी वो इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो डेप्रिसिएशन कैसे हटाओगे सर उसमें से? तो वो ग्रॉस वैल्यू हो गई। और जो गाड़ी आप रोड पर चला रहे हो उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उसमें से डेप्रिसिएशन निकालोगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी उसकी। इज दैट क्लियर ना? समझ में आया आपको? तो देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ड्यू टू इट्स जनरल यूज। जैसे आप उसको यूज करोगे डेली बेसिस पे, जनरल यूज करोगे तो डेप्रिशिएट होगा ना बेटा, वैल्यू डाउन हो जाएगी उसकी। इज दैट क्लियर? तो ग्रोस अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? ग्रोस अगर आपको निकालना है तो नेट वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ग्रोस वैल्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है ना? तो ये हमारा ग्रोस वैल्यू था। आगे देखिए बेटा, नेट मैंने बता दिया आपको, नेट मतलब क्या होता है, ठीक है? यहां पर नेट मतलब देखो बेटा, यहां पर ये फॉर्मूला ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यहां पर दोबारा से ग्रोस का ही यहां पर बाय मिस्टेक फॉर्मूला रिपीट हो चुका है बच्चों, बट ना ये हम नेट पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? यहां पर हमने क्या करा, गलती से वो फॉर्मूला दोबारा से रिपीट हो गया, जबकि फॉर्मूला यहां पर क्या रहेगा? नेट निकालना है तो यहां पर ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, कि ग्रोस में से आप डेप्रिशिएट वैल्यू निकाल दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों? नेट वैल्यू आ जाएगा। तो नेट वैल्यू समझ गए बेटा? मार्केट में आप जो कार चला रहे हो उसमें जो डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टियर बताया ना, जो छोटा मोटा नुकसान होता है जो रिपेयरेबल होता है, रिपेयर हो सकता है, जो क्या हो सकता है बच्चों? रिपेयर हो सकता है, उसे नॉर्मल वियर एंड टियर कहते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो उस वजह से उस कार की जो वैल्यू डाउन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम नेट वैल्यू बोलेंगे। ग्रोस में से आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपके पास में नेट आ जाएगा बच्चों। ये फॉर्मूला ग्रोस का रिपीट हो गया बेटा यहां पर बाय मिस्टेक, तो मैंने नेट का यहां पर लिख दिया, प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये हमारी नेट वैल्यू क्या लिख रखा है? द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, मतलब नेट वैल्यू में से डेप्रिसिएशन निकाला हुआ रहता है। आपको जब भी नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो नेट आ जाएगा आपके पास में। तो ये यूं कह रहा है कि नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं रहता है, हमेशा लेस ही रहेगा। तो सर एक बात बताइए कि जब भी हमें ग्रोस चाहिए होगा तो हमारे पास में नेट होगा, तो हम उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास में ग्रोस आ जाएगा, और ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारे पास में नेट आ जाएगा। ये था हमारा नेट वैल्यू और ग्रोस वैल्यू जो मैंने आपको अभी समझाया बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हमारा क्लियर हो गया बच्चों। डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले ही समझा दिया, बट चलो बुक की लैंग्वेज से हम एक बार और पढ़ के देख लेते हैं कि हमसे डेप्रिसिएशन क्या कह रहा है। तो डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेक्टेड डिक्रीज
एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है बेटा जो डिक्रीज होती है हमारी फिक्स एसेट्स में से, और वो वैल्यू डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि हम प्रोडक्ट को, हम फिक्स एसेट्स को एक डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं बेटा, उस वजह से उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है, तो उस वजह से उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है। तो जिस वैल्यू से वैल्यू डाउन हो रही है उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं आए चिंता की बात नहीं है, नीचे नंबर चल रहे हैं, डाउट क्लियर कीजिए डायरेक्टली कांटेक्ट करके, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन को 3 अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, और ये 3 अलग अलग नाम आपके नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के टाइम पर आ सकते हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और उनका न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व ना हो पाए, बट हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो जो 3 नाम है डेप्रिसिएशन के वो मैं आपको बता दूंगा, नोट करके रख लेना, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो 3 नाम में से पहला नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा नाम है कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, और तीसरा नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये 3 डेप्रिसिएशन के अलावा नाम अगर आ जाए क्वेश्चन में, समझ जाना ये डेप्रिसिएशन है। फिर उसके बाद में अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो नेट वैल्यू में इनको ऐड कर देना, नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू में से इन तीनों में से जो भी आ जाए उसको माइनस कर देना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी और आपका काम भी नहीं अटकेगा, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन के अलावा 3 नाम और भी इसके पढ़ लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखा आगे क्या है, ओ डोमेस्टिक इनकम है। क्या है बच्चों? डोमेस्टिक इनकम। हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, हमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, जितना आराम से हम समझेंगे उतना हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ताकि हम न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो डोमेस्टिक इनकम में आते हैं बेटा। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और एक सिटीजन का घर वही होता है जहां पर वो रह रहा होता है। तो जैसे हमारे भारत देश के अंदर जितने भी लोग रहकर, बाहर नहीं, इंडिया के अंदर अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसे डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। भारत की या किसी भी देश की इकोनॉमी में अंडर द बाउंड्री, मतलब देश के अंदर अंदर ही जितनी इनकम जनरेट हो रही है एक देश के अंदर, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। इसके अंदर बेटा हम बाहर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उससे जो हमारी इनकम हो रही है वो इसमें डोमेस्टिक में ऐड नहीं होती है। हम सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर जिससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है, हम जो इनकम जनरेट कर रहे हैं ना वो हमारे देश के अंदर ही लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज बेच के हमारी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसी इनकम को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा काम है मिल्क की सप्लाई करना, मिल्क को बेचना, दूध को बेचना, ठीक है, और मैं दूध सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स में बेचने का काम करता हूं। मैं अपनी डेयरी जो प्रोडक्ट्स है उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही सेल करके पैसे कमाता हूं, तो ऐसा जो पैसा है उसे डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा एक इंडिया लेवल पर। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं ना डेयरी प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस करने वाला, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जितने भी सभी लोग हैं वो इंडिया के अंदर अपने डेयरी प्रोडक्ट को बेचकर जितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि वो एक ही देश के अंदर बेचकर अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? इसमें अभी तक हमने हमारे देश के अंदर हमने जो विदेशी कंट्री से जो पैसा कमाया है उसको ऐड नहीं किया है। बस हम हमारे देश में जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं हमारे ही देश में अंडर द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, एक ही बाउंड्री ऑफ कंट्री के अंदर हम जो भी इनकम, हम सारे के सारे मिलकर जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो पूरी की पूरी इनकम डोमेस्टिक कहलाएगी। देखो लिख भी रखा है, डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द टोटल फैक्टर इनकम। आपको पता है फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, ठीक है ना। फैक्टर इनकम earned by the factor of production within the domestic territory of a country during an accounting year। एक साल के अंदर हम सब मिलकर हमारे ही देश के अंदर
फैक्टर प्रोडक्शन करके जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम में विदेशी कंट्री से जो पैसा हमने कमाया है वो इनकम ऐड नहीं होती है। हमारे भारत देश के अंदर हम जो भी चीज बेचकर इनकम जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ भारत देश के अंदर बेचकर, सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अंदर बेचकर जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं उसे ही हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला देखो लिख रखा है, डी वाई मतलब होता है डोमेस्टिक, वाई मतलब होता है इनकम। इसमें बेटा अगर नेशनल इनकम है तो उसमें से NFIA, NFIA मतलब होता है बेटा फैक्टर इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। आपने जो एब्रोड से, आपने जो अदर कंट्री से जो पैसा कमाया है वो कभी भी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं रहता है, ऑलवेज एक्सक्लूड रहता है। इज दैट क्लियर बेटा? उसे हम डोमेस्टिक क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? देखो नेशनल इनकम देखते हैं बेटा। डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ हमने विदेशी कंपनीज के अंदर, विदेशी कंट्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाया है वो भी हम अगर डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे बनेगा? हम हमारे देश के अलावा जो भी विदेशी कंट्रीज में हम हमारे प्रोडक्ट को बेचकर इनकम जनरेट कर रहे हैं उसे हम डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। इफ इन केस डेयरी प्रोडक्ट को इंडिया में तो बेच ही रहे हैं बेटा, तो इंडिया में बेच रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई। बट अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर भी बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इनकम जनरेट हो रही है, तो उस इनकम को अगर हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? नेशनल इनकम बन जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? जब हम एक ही कंट्री के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट करते हैं या एक ही कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर जो पैसा कमाते हैं उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और नेशनल इनकम में क्या होता है? हम जो विदेशी कंट्रीज में भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को आप जैसे ही अपनी डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड कर दोगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब जैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसे जितने भी प्रोड्यूसर हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पूरे इंडिया में, और वो सब मिलकर इंडिया के अंदर बेचकर जितना पैसा कमाते हैं, कहां रहते हैं वो सारे प्रोड्यूसर डेयरी प्रोडक्ट के? इंडिया में रहते हैं। और वो कहां बेच रहे हैं? अभी इंडिया में बेच रहे हैं। तो इंडिया में बेचकर इंडिया से ही पैसा कमाया तो वो डोमेस्टिक इनकम हो गया। और जितने भी प्रोड्यूसर आउट ऑफ इंडिया भी बेच रहे हैं और उससे जो इनकम हो रही है उस इनकम को जैसे ही हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। देखो लिख भी रखा है, नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज that are produced by a nation during a period of time। period of time मतलब एक साल के दौरान में, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना? ध्यान रखना है इस बात को। तो यहां तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आज की क्लास में हम सिर्फ नेशनल इनकम तक लेंगे। अब आगे जाकर हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या होता है, मार्केट प्राइस पर जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल के अंदर हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आपके डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो आज मैंने जहां तक आपको पढ़ाया है और प्रीवियस क्लास में मैंने बेटा आपको जो पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करना बच्चों। इन शॉर्ट्स नोट्स को बना लेना, लिख लेना अपनी कॉपीज में और रिवाइज करना बच्चों। आप इनको साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलो ताकि सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। इफ इन केस कोई डाउट आ जाए बेटा तो तुरंत हम आप लोग हमसे डिस्कस करके पूछ लेना ताकि डाउट भी साथ के साथ क्लियर हो सके, ताकि जब आने वाली क्लास में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो न्यूमेरिकल करने में आपको बिल्कुल भी फर्स्ट डे से प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो बेटा प्रॉब्लम आती चली जाएगी। इसलिए दोनों क्लासेस का अच्छे से रिवीजन करना। हम बहुत शॉर्ट लेकर पढ़ते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य आपके डाउट को क्लियर करना है। तो इसी तरीके से हमारे साथ में सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए और ऐसे ही हार्डवर्क कीजिए।
तो आज की क्लास में यही ब्रेक करता हूं बच्चों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।